हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रियानंद। आज मैं बात करूंगी झारखंड म्यूटेशन बिल 2020 के बारे में। ये बिल क्यों लाया गया, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और आखिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये बिल लाया गया सुभद्रा देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के केस के बाद, जिसमें ये बात उठी थी कि झारखंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास तो पावर ही नहीं है कैंसलेशन ऑफ जमाबंदी का। जो पावर है, जो झारखंड म्यूटेशन और जमाबंदी के जो लॉज हैं वो सब बिहार टेनेंट एक्ट 1973 और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 से ही गवर्न हो रहे हैं। और बिहार में तो म्यूटेशन एक्ट 2011 में ही आ चुका है और झारखंड में अभी तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आया है। इस केस में ये बात रखने के बाद झारखंड म्यूटेशन बिल की नींव रखी गई थी। अब इस एक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो इस एक्ट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी आप ऑनलाइन रिकॉर्ड्स डाउनलोड करोगे उसका अब एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा इसे। मतलब आप कोर्ट में अगर इनको ले जाओगे इस पेपर को जो डाउनलोड करोगे तो उसे एविडेंस की तरह लिया जाएगा, माना जाएगा। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? इस एक्ट में जो भी ऐसा कहा जा रहा है, जो भी प्रोसेस होगा वो सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो पहला हो सकता है कि ऑनलाइन प्रोसेस में जो भी होता है, जो भी सब कुछ सिस्टम है उसमें बहुत डिस्पेरेंसी हो सकती है, बहुत करप्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आराम से चेंज किया जा सकता है, कुछ भी रिकॉर्ड्स में चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस भी लाए जा सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। ऑल्दो सेक्शन 17 में ऐसा कहा गया है कि पिटिशन फाइल करने से अगर जो ऑफिसर है उसे लगता है कि जो कंसर्न ऑफिस में जो रिकॉर्ड है और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसमें कोई डिफरेंसेस है, तो फिर पिटिशनर को ओरिजिनल कॉपी दे दी जाएगी जो कंसर्न ऑफिस में है। बट अगर उसे पता ही न चले कि ऐसा कुछ चेंजेस आए हैं, ऐसी कोई डिस्पेरेंसी आई है, तब क्या होगा? और ये भी बात एक है कि कोई सॉफ्टवेयर है क्या, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं क्या झारखंड में जिससे ये म्यूटेशन का प्रोसेस आसानी से हो सके? ऑल्दो ऐसे प्रोग्राम झारखंड सरकार ने लाए हैं बहुत सालों से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, फिर वसुधा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम भी है, झारभूमि.nic.in भी पोर्टल भी आया है। बट ऐसा देखा गया है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी जो एक्चुअल जब एक्शन में इन सबको रखा जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम, डिस्पेरेंसी आते ही हैं। और इस एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है मैनुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर, उसे रिकग्नाइज ही नहीं किया गया है। जो ये पूरा एक्ट है सब कुछ ऑनलाइन, नोटिस से लेकर स्लिप से लेकर सब कुछ ऑनलाइन ही रखा गया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो है सेक्शन 22 को लेके। सेक्शन 22 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, और सेक्शन 15 के अंदर जो सारे पावर्स हैं सिविल कोड की वो भी दी गई है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को। मतलब ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इंक्वायरी भी करेंगे, अपील भी देखेंगे, रिविजन भी करेंगे। बट अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया, कुछ भी प्रॉब्लम लाया, तो आप इनको खिलाफ कोर्ट में जा भी नहीं सकते हो। और अगर कोई सॉल्यूशन की बात भी कही जाए तो इस सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 में स्टेट गवर्नमेंट और ये अथॉरिटीज़ के पास ही सॉल्यूशन है कि ये कुछ केस करेंगे एक लॉफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद। और लॉफुल इन्वेस्टिगेशन भी कौन करेगा? तो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ही करने वाले हैं। जब इनको सैंक्शन मिल जाएगा, और सैंक्शन भी मिलना ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब सब कुछ तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी वही दे रहे हैं और सॉल्यूशन भी वही दे रहे हैं। क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन नहीं है जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है? क्या यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कहा जाता है एब्सोल्यूट पावर रिजल्ट्स इन एब्सोल्यूट करप्शन। एक इंसान जिसके पास इतने पावर्स हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ अभी है सिर्फ उनके अगेंस्ट ही होगा। जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ रह चुके हैं, अगर उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है गड़बड़, तो भी आप इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। और इस पूरे जो एक्ट है, जो पूरा ये जो बिल है जो लाया गया है म्यूटेशन एक्ट के लिए, इसमें कहीं भी जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं लाए गए हैं या उनके हार्मनी के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है स्पेसिफिकली। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए।